हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 7 का लेखक परिचय। और चैप्टर 7 जो हमारा है वो है ओ सदा नीरा, जिसके कि लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जगदीश चंद्र माथुर का पूरा जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इनके जीवन परिचय से आपके एग्जाम में टोटल 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अच्छे से समझ जाएगा जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय, तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे इससे रिलेटेड वो आप बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनके लेखक परिचय से, यानी इनका जीवन परिचय क्या था। ठीक है, ये क्या क्या किए थे। तो इनका जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 को। जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को और मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 को। और इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है? तो वह शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, समझ गए। जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को, मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 को, और जो जन्म स्थान है ये कहाँ पे जन्म लिए थे? तो शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे। अब इनके शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने शिक्षा कहाँ कहाँ से ग्रहण किया था। ठीक है, देखिए शिक्षा में जो सबसे पहले एमए किए थे, तो एमए किए थे किस विश्वविद्यालय से? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे। और किस सब्जेक्ट से एमए किए थे? तो अंग्रेजी सब्जेक्ट से एमए किए थे। ठीक है ना, एमए। उसके बाद 1941 में कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे? तो 1941 में आईसीएमएस की परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1900 जैसे कि आईसीएस की परीक्षा जगदीश चंद्र माथुर कब उत्तीर्ण हुए थे? तो 1941 में उत्तीर्ण हुए थे। या इस तरह से भी पूछ सकता है कि 1941 में जगदीश चंद्र माथुर ने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आईसीएस और 1941 में। ठीक है, अब परीक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए। परीक्षण करने के लिए कहाँ पे गए थे जगदीश चंद्र माथुर? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कहाँ पे गए थे? तो अमेरिका गए थे। और उसके बाद बिहार में क्या हुए थे? तो शिक्षा के सचिव हुए थे। ठीक है, अब इनके कार्य के बारे में बात करते हैं, यानी इनके काम के बारे में, जगदीश चंद्र माथुर के काम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किया था। 1944 में क्या किए थे जगदीश चंद्र माथुर? देख लीजिए, 1944 में जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो बिहार के सबसे सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव जो वैशाली महोत्सव था उसका बीज रोपण किए थे। ठीक है, और उसके बाद क्या किए थे? तो ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे थे। कहाँ पे? तो ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे थे। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन हिंदी सलाहकार के पद पर भी काम कर चुके हैं, कौन लेखक? तो जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो भी रहे थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है ना, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, उसके क्या रहे थे? तो विजिटिंग फेलो भी रहे थे। उसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा और क्या रहे थे? इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्य से जुड़े थे। यानी इतना काम तो किए ही थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखना है कि 1944 में क्या किए थे जगदीश चंद्र माथुर? तो बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली के महोत्सव का बीजरोपण किए थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इनके सम्मान के बारे में कि इनको कौन कौन सा सम्मान मिला है। तो इनको जो सम्मान मिला है वो मिला है विद्यावारिधि की उपाधि से विभूषित किया गया। कौन सी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था? तो विद्यावारिधि के उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। उसके बाद कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या किसी से सम्मानित किया गया था? तो कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था, बिहार राज्यसभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये सम्मान वाला भी याद रखिएगा। इससे भी 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस साल ही पूछे गए थे। लेखक परिचय के मतलब जितने बुक में आपके लेखक परिचय है, जितने भी लेखक है उनके जीवन परिचय से पूछा जाता है कि उनके माता का नाम, पिता का नाम। ठीक है ना, तो इस सब आपको याद रखना है। उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया, उनको कौन कौन से सम्मान मिल चुका है। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए आपको लेखक परिचय, जितने भी लेखक हैं उन सब का मैंने लेखक परिचय यानी कि उनका जीवन परिचय का एक सेपरेट वीडियो बना दिया, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट का, फिर उसके बाद चंद्र शर्मा गुलेरी का, सबका बना दिया। चैप्टर 6 तक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं अच्छे से। ठीक है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग वहाँ पे जा करके अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिर ऑब्जेक्टिव देखना है तो उसका अलग से प्लेलिस्ट है। ठीक है, हिंदी अर्थ देखना है, चैप्टर का कहानी समझना है, निबंध है वो समझना है तो उसका अलग से बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेखक परिचय के बारे में जानना है तो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस समय आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा जो भी आपको देखना हो। ठीक है, चैप्टर 6 आपको कंप्लीट करवा दिए चैप्टर 6 तक। तो आज इस वीडियो में चैप्टर 7 देख रहे हैं, फिर आगे और भी चैप्टर बचे हुए वो सब भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये सब चैप्टर 6 तक अगर देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा।
ये समझ गए यहाँ तक सम्मान के बारे में, उनको कौन कौन से सम्मान मिले थे। अब उनके कृति के बारे में समझ लेते हैं। कृति तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें से बता देते हैं एक दो जो आपको याद ही रखना है। जैसे 1936 में क्या में हुआ था, प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन व सरस्वती में प्रकाशन हुआ था। इनका जो कृति में सबसे पहला है कि 1936 में ना, यानी 1936 ईस्वी में प्रथम एकांकी, इनकी जो प्रथम एकांकी थी वो क्या थी, मेरी बांसुरी, उसका मंचन व सरस्वती में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कि मेरी बांसुरी का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। और मेरी बांसुरी जो इसके लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, अब देखिए कि 5 एकांकी नाटकों का संग्रह जो है इनका, जो ये क्या लिखा है, तो 5 एकांकी और नाटकों का बहुत सारा संग्रह है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो भौरा का तारा जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर जो भौरा का तारा लिखे वो कब प्रकाशित किया गया था, 1946 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 1946 में जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा लेख या फिर एकांकी प्रकाशित हुआ था, तो भौर का तारा, सॉरी भौर लिखा हुआ है ना, भौर का तारा। ठीक है, उसके बाद क्या था, इसके बाद वो मेरे सपने 1950 में प्रकाशित हुआ था। मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी कोणार्क 1951 में, बंदी 1954 में, शारदीय 1959 में, पहला राजा 1969 में। उसके बाद क्या है, दशरथ नंदन 1974 में, कुंवर सिंह टेक 1954 में और गगन सवारी 1958 में के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे थे। मतलब ये इनका जो नाटक है और एकांकी है, ये इतना जो है प्रकाशित हो चुका है अभी तक। ठीक है ना, ये जितना एकांकिया और कब प्रकाशित हुआ है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, कि जैसे कि पहला राजा ये 1969 में प्रकाशित हुआ था, दशरथ नंदन 1974 में, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से। देखिए अगर याद नहीं हो ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारा और इतना आपसे नहीं पूछेगा। कभी कभी अगर हार्ड जो क्वेश्चन बन जाता है, इस बार का तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, उसमें ये सब पूछ सकता है। ठीक है, अगर किसी साल उतना टफ क्वेश्चन बन जाए, पेपर बन जाए, तो उसमें पूछ सकता है। लेकिन वैसे नॉर्मल में ये सब पूछता उतना नहीं है, क्योंकि इतना आपसे याद नहीं होगा। ऊपर जितना अभी तक बताया उनका, सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिएगा उनके शिक्षा के बारे में जितना बता दिया, और उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था और कहाँ पे जन्म हुआ था, इतना जरूर आप लोग देख ही लीजिएगा। अब इतना एकांकी ये अगर याद हो तो ठीक, अगर नहीं याद हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कभी कभी जो सुनते हैं कि इस बार तो हार्ड क्वेश्चन आ गया था, उस केस में ये सब में से पूछ सकता है, नहीं तो इसमें से अधिकतर नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि 10 तस्वीर और जिन्होंने जीना जाना मेरे रेखाचित्र और स्मरण है। यानी क्या है कि 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना में रेखाचित्र इनका स्मरण इनका किया गया है। ठीक है, उसके बाद परंपराशील नाट्य 1960 में उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचायक है। उन परंपराशील क्या, तो परंपराशील नाटक जो कि 1960 में हुआ था, उनकी समीक्षा में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद बहुजन शोषण के माध्यम से जन संसार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण के निबंध संग्रह से। ठीक है, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है कि बोलते हुए क्षण जो है ये किस निबंध संग्रह से लिया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या और याद रखना है कि बोलते हुए क्षण है ये किसके द्वारा रचित है, तो जगदीश चंद्र माथुर के। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए ये इनके बारे में, जगदीश चंद्र माथुर के लेखक जो हैं उनके बारे में अच्छे से। अब देखिए इनके कृति के बारे में बहुत सारा है, लेकिन आपको उतना याद नहीं हो तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, जो याद हो अच्छे से कर लीजिएगा। ऊपर जो बताएं जितना वो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक याद रखिएगा बोलते हुए क्षण, ये जो है जगदीश चंद्र माथुर के निबंध संग्रह से ही है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद यह उनकी पुस्तक बोलते हुए क्षण से प्रस्तुत है। हाँ, ये वही लाइन है कि आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसलिए ऐसे करके लिख दिए, एकदम स्टार बना दिए कि जो निबंध लिया गया है ना वो सदा निरा, ये उनके पुस्तक है बोलते हुए क्षण, उसी में से थोड़ा लिया गया। ठीक है ना, जैसे बहुत बड़ा बोलते हुए क्षण का पूरा एक पुस्तक ही होगा, उसमें से थोड़ा अंश लिया गया और ये चैप्टर बना दिया गया। ठीक है ना, तो पूछ सकता है कि ओ सदा निरा जगदीश चंद्र माथुर के किस पुस्तक से लिया गया, तो बोलते हुए क्षण से प्रस्तुत है या फिर लिया गया है। इतना आप लोग याद रखिएगा। समझ गए? आशा करता हूँ आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, आने वाली वीडियो में अब क्या करेंगे, तो इस चैप्टर का आपको संपूर्ण हिंदी अर्थ बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे, यही सब बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।